हेलो बच्चों, वेलकम टू दी पानी पाठशाला यूट्यूब चैनल। अभी तक हम जो है 2023 का पेपर हमने देखा था केमिस्ट्री का। ठीक है, आज हम 2020 का देखेंगे। 2020 का प्रीवियस ईयर केमिस्ट्री का देखेंगे कि उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं, कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, पहला क्वेश्चन सेक्शन ए से है, पैराग्राफ। ठीक है, अब उस पैराग्राफ में दिया है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्काइल हैलाइड का SN1 और SN2 से जाता है। ठीक है, उसमें कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं SN1 और SN2 के। रेट कौन SN1 SN2 में क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर किसमें बनता है। ठीक है जैसे इफ द स्टार्टिंग मटेरियल इज अ chiral compound we may end up with an inverted product or racemic mixture depending upon the type of mechanism followed by alkyl halide। ठीक है, इस तरीके से कुछ कुछ बातें दे रखी हैं, तो इस पर बेस हम क्वेश्चन सीधे पढ़ते हैं। ठीक है, प्रेडिक्ट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इफ एन ऑप्टिकली एक्टिव alkyl halide undergoes substitution reaction by SN1 mechanism। ठीक है, तो SN1 mechanism से अगर ऑप्टिकली एक्टिव alkyl halide जाता है तो हमेशा रेसमिक मिक्सचर बनाता है। ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, क्या बनाता है, रेसमिक मिक्सचर बनाता है। ठीक है, और यही अभी अभी जस्ट जो है हमने जो एक लाइन पढ़ी थी उसमें भी लिखा था कि किस मैकेनिज्म से जाएगा, इस पर डिपेंड करेगा कि रेसमिक मिक्सचर बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द एंगल बाय विच द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड। ठीक, इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है पोलैरीमीटर। क्या नाम है, पोलैरीमीटर। ठीक है, पोलैरीमीटर नाम है, एक सेकंड। ठीक है, पोलैरीमीटर नाम है। प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट फाउंड व्हेन टू ब्रोमो पेंटेन रिएक्ट्स विद एल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो एल्कोहलिक KOH डीहाइड्रोहेलोजनेशन कराता है। डीहाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन हटाना और ब्रोमीन हटाना। तो देखिए, टू ब्रोमो पेंटेन है, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। 2 पर ब्रोमीन लगा है, ब्रोमीन और हाइड्रोजन हटाएगा। ठीक है, इसको हटा दिया और हटाने के बाद हमेशा डबल बॉन्ड लगा देता है, तो मतलब ये स्ट्रक्चर कुछ बन गया। हाइड्रोजन मैंने दिखाया नहीं है। ठीक है, ये है टू पेंटीन। ठीक है, या पेंट टू इन। ठीक है, तो यहां बनेगा जो आंसर आएगा इसका, टू पेंटीन। ठीक है, गिव वन यूज ऑफ आइडोफॉर्म एंटीसेप्टिक। ठीक है, एंटीसेप्टिक में यूज होता है। ठीक है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एनीसोल इज ट्रीटेड विद HI। चलिए इसको बना लेते हैं। एनीसोल क्या होता है बेटा, ठीक है, बेंजीन रिंग पर या फेनॉल पर। ठीक है, फेनॉल पर OCH3। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको हम HI से ट्रीट करते हैं। ठीक है, HI टूटेगा तो H प्लस और I माइनस में, है ना, और यहां से टूटेगा तो O माइनस और CH3 प्लस में, यहीं से ही टूटेगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है रेजोनेंस में है इसके साथ, तो ये जाएगा ही नहीं। ठीक है, अलग से टूट नहीं सकता है। ठीक, तो H जो है अपना ऊपर चला गया और I जो है CH3 पर चला गया, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये फिनॉल बनेगा, फिनॉल प्लस CH3I। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, कॉमन नेम है एनिसोल, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ये हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई विच लिक्विड विल हैव हायर वेपर प्रेशर एट 90 डिग्री सेल्सियस इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड्स A एंड B है आर 140 डिग्री सेल्सियस एंड 180 डिग्री। तो इसका एक जो है छोटा सा जो है, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ठीक है, लिक्विड का अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम, और लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम तो वेपर प्रेशर ज्यादा। इस हिसाब से ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है, 140 डिग्री है। ठीक है, तो इसका हाई वेपर प्रेशर होगा। ठीक, आउट ऑफ जिंक एंड टिन, जिंक का यूज जो है प्रोटेक्शन ऑफ आयरन में ज्यादा किया जाता है। ठीक है, और बेस्ट भी है। विल द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड ऑन T इफ द E एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज 0? नो। ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 है। ठीक है बच्चों, हाँ ये क्वेश्चन हमारे में है नहीं। राइट द स्ट्रक्चरल यूनिट प्रेजेंट, ये भी नहीं है। ठीक है, तो ये नए सिलेबस में ये चैप्टर्स नहीं है, पॉलीमर्स और बायोडिग्रेडेबल ये नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन, तो डाई मिथाइल एमीन। ठीक है,
डाई मिथाइल अमीन मतलब 2 डिग्री, ठीक है। तो इसका कुछ आई थिंक 213, 2 डिग्री फिर 1 डिग्री फिर 3 डिग्री, ये बेसिसिटी ऑर्डर होता है, ठीक है। मिथाइल CS3 ग्रुप में, ठीक है। 213 और आई थिंक 321 या हाँ 321 इथाइल में होता है, ठीक है। ये आपका जो है बेसिसिटी ऑफ अमीन्स में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। डाई मिथाइल अमीन, ठीक। क्यों? क्योंकि जो है इसमें काफी स्टेरिक हिंड्रेंस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लस प्लस आई इफेक्ट, ये तीनों जो है इसमें जो है ज्यादा होते हैं, ठीक है। इस बेसिस पर इसको आगे रखा गया है। ये आप जो है एमीन्स में पढ़ेंगे, ठीक है, तब आपको पता चलेगा। अच्छा, आइडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाई, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट देखिए ये वाले ग्रुप देते हैं, ठीक है, जिनमें ये हो CH3 C डबल बॉन्ड हो। तो इथेनॉल, इथेनॉल जो है ये बना लेता है ऑक्सीडेशन पे, तो ये देता है। इथेनॉल में तो ये ग्रुप हाई है, ठीक है। पेंट टू ओन, चलिए पेंट टू ओन, बाकी कार्बन 1 2 3 4, ये स्ट्रक्चर है, इसमें मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाया। तो ये देखिए ये स्ट्रक्चर मिल रहा है, ये भी देगा आइडोफॉर्म टेस्ट। कौन नहीं देगा? ये वाला नहीं देगा, पेंट 3 ओन, क्योंकि इसके अगल बगल CH2 ग्रुप लगा है। पेंट 3 ओन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज +7, ठीक। ये जनरली सबको पता होता है। हार्डनिंग ऑफ लेदर आता नहीं है नहीं। करेक्ट IUPAC नेम, IUPAC नेम लिखने के लिए लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन, और उधर से चूज करेंगे जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप हमको मिल रहा है, ठीक है। तो यहां से पकड़े और इधर की तरफ भाग गए, ठीक है। आप अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन हमने शुरू कर दिया, चूज कर लिया। अब नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिस तरफ हमें फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ेगा, 1 2 3 4, ठीक है। कुछ फंक्शनल, अगर प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है तो उसका कार्बन जो है लॉन्गेस्ट चेन में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो 2 पर एक मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, 4 थे कार्बन चेन में, तो ब्यूटेन ओइक एसिड, क्योंकि COH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके लिए ओइक एसिड लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एसर्शन रीजन, ये वाला है नहीं, ओर्स में से है, ये भी है नहीं, P ब्लॉक का है, ठीक है। लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइजेस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिकॉज ऑफ एम्पीडेंटेड लिगेंड, ट्रू स्टेटमेंट है, अभी हम स्टेटमेंट मान के चल रहे हैं। एम्पीडेंटेड लिगेंड लाइक NO2 हैज 2 डिफरेंट डोनर एटम्स, बिल्कुल सही, ये भी सही है। लेकिन क्या इसका एक्सप्लेनेशन है। क्यों? क्योंकि एम्पीडेंटेड लिगेंड को एक्सप्लेन कर रखा है उसने। सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग सुगर, बिल्कुल सही। सुक्रोज हैज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बिल्कुल ट्रू। लेकिन क्या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? उसका कोई एक्सप्लेनेशन दे रखा है? नहीं, बिल्कुल स्टेटमेंट ही अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी। द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन H2Br2 appears to be 2, बिल्कुल सही। 2 molecules of the reactants are involved in the given elementary reaction, सॉरी, ट्रू है, ये भी ट्रू है, ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट इन्वॉल्व है। अच्छा, ये सवाल 2023 में भी रिपीट हुआ है, सेम एज इट इज, आई थिंक एसर्शन रीजन में ही रिपीट हुआ है, ठीक है। मैंने करा रखा है उसमें होगा, एसर्शन रीजन में भी रिपीट हुआ है, ये है नहीं हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फॉर अ 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 300 केल्विन, आर दे रखा है, हमें क्या लिखना लेना है 0.0821, ठीक है। चलिए हम लेते हैं 5% सॉल्यूशन है यूरिया का, ठीक है, मतलब 5 ग्राम इन 100 ml, ठीक है। चलिए ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है, पाई इज इक्वल टू CRT, सी क्या है? मोलैरिटी है, ठीक है। मोलैरिटी का फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, ठीक है। ये फॉर्मूला, हम यही फॉर्मूला याद रखिएगा। आर दे रखा है 0.0821 इंटू टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन। चलिए वेट हमें कितना दे रखा है? 5 ग्राम, ठीक है, 5% है 5 ग्राम अपॉन 60 इंटू 1000 अपॉन 100 ml लेंगे इंटू 0.
0.0821 इंटू 300 केल्विन, ठीक है, 0.0000, ठीक है, 0.0, ठीक, 6 से काटते हैं, ठीक है, 6 से काटते हैं, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 से काटते हैं, 3 1 जा 3, आई थिंक, एक सेकंड, कहाँ चला गया, ओह इरेज हो गया, सॉरी 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 सॉरी, इरेज हो गया, तो सॉरी, हाँ 5% सॉल्यूशन था, फिर से कर लेते हैं, 5% सॉल्यूशन था, मतलब 5 ग्राम ऑफ यूरिया थी 100 ml में, ठीक है, किसमें थी, 100 ml में थी, ठीक है। चलिए पाई निकालना है, सीआरटी निकालनी है, ठीक है, पाई इज इक्वल टू सीआरटी होता है, सी मतलब मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट है 5 ग्राम ऑफ यूरिया, मॉलिक्यूलर वेट है यूरिया का 60 इंटू 1000 कर दिया, क्योंकि एमएल में लेना है तो ऊपर से 1000 से डिवाइड कर दिया है, अपॉन 100, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। चलिए 0 से 0, 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 ठीक है। अच्छा 2 से काटते हैं, 2 3 जा 6, और इसको काटते हैं 150, ठीक है। आप देखते हैं 3 से काटिए, 3 5 जा 15 और 0 50, ठीक है, तो कितना आ रहा है 5 इंटू 0.0821 इंटू 50, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक आ रहा है 20.5 समथिंग, प्रेशर है तो एटीएम, ठीक है, प्रेशर है तो एटीएम। चलिए ये जो है इस का आंसर हो गया 20.5 एटीएम, ठीक है। Visa took two aqueous solution, one containing 7.5 gram of urea and the other containing 42.75 gram of substance Z. कोई substance Z लिया है और एक यूरिया लिया है, इन 100 ग्राम, दोनों को 100 ग्राम वाटर में लिया है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। It was observed that both of the solution froze at the same temperature. दोनों solution बराबर बराबर टेम्परेचर पर फ्रीज हुए हैं, इसका मतलब डेल्टा टीएफ दोनों का बराबर है, ठीक है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ जेट, मोलर मास करना है जेट का, ठीक है। चलिए अब देखिए डेल्टा टीएफ ऑफ यूरिया इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ ऑफ जेड, जेड का जो डेल्टा टीएफ होगा वही यूरिया का होगा, ठीक है। चलिए मतलब क्या है, के बी इंटू एम मोलैलिटी ऑफ यूरिया इज इक्वल टू के बी इंटू एम ऑफ जेड, ठीक है, दोनों का के बी भी सेम ही है, ठीक है, के बी भी सेम है क्योंकि डेल्टा टी एफ भी सेम है, के बी वाटर का ही लेंगे क्योंकि वाटर में ही हम डिसॉल्व कर रहे हैं, तो दोनों का सेम हो गया, ठीक है। अब मोलैलिटी ऑफ यूरिया, ठीक है, मोलैलिटी ऑफ यूरिया में क्या करेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इन ग्राम, ठीक है, ग्राम में दे रखा है इन ग्राम, ठीक है, ये यूरिया का हो गया, ये पूरा कितना होगा, हो गया यूरिया का। ऐसे ही जेड का भी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। चलिए इन सबको रख लेते हैं, वेट ऑफ यूरिया दे रखा है 7.5 ग्राम, वेट ऑफ यूरिया दे रखा है 7.5 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट तो 60 होता ही है, इंटू 1000 और 100 ग्राम वाटर में दे रखा है, इज इक्वल टू कर लेते हैं, वेट दे रखा है इसका 42 पॉइंट इसका वेट दे रखा है 42.75 सब्सटेंस जेड का, ठीक है, 0.5 अपॉन एक्स मान लेते हैं मॉलिक्यूलर मास को, इंटू 1000 अपॉन 100, ठीक है, ये खत्म हो गया, ठीक है, ये कट गया तो x आ गया, x इज इक्वल टू, x ऊपर चला जाएगा 60 इधर आ जाएगा, 42.75 इंटू 60 अपॉन 7.5, पॉइंट हटाते हैं, यहाँ से भी पॉइंट हटा देते हैं, इंटू 10 अपॉन 10 में आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, इसको काटेंगे 4275 को, तो ऑलमोस्ट आई थिंक 57 के आसपास आएगा, 57 इंटू और ये 6, 57 इंटू 6 इज इक्वल टू
342 57 ही आएगा, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। 42.4275 4275 इज डिवाइडेड बाई 75, ओके 57 ही आ रहा है। ठीक है, तो 57 इंटू 6 342। तो जो सब्सटेंस जेड था, ठीक है, इसका मोलर मास कितना आया है 342 ग्राम पर मोल। ठीक है, मोलर मास कितना आया है, इतना आया है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखते हैं अब नेक्स्ट करते हैं। बस डेल्टा टीएफ को हमें बराबर करना था, केबी केबी कट गया, और वो भी क्योंकि दोनों ही 100 ग्राम में थे, तो सॉल्वेंट वाला जो वेट था वो भी कट गया, तो बचा ही कुछ नहीं। ठीक है, सिर्फ वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट दोनों को बराबर करके सॉल्व कर लेना है। हाँ, ये क्या है कि ये ग्राफ दे रखा है, ठीक है, और बताना है प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये तो फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ये फर्स्ट ऑर्डर का है। ठीक है, आपको ध्यान होगा अगर एनसीईआरटी में फर्स्ट ऑर्डर का दे रखा है। थ्योरेटिकली कैन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूस टू जीरो आफ्टर इनफाइनाइट? नहीं, नो, क्योंकि कभी भी ये जीरो नहीं होता। इनफाइनाइट टाइम पे भी कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करता है। ठीक है। अच्छा, ये वाले जो है मॉलिक्यूल्स हमारे पास है ही नहीं, सिलेबस ही नहीं है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। गिव द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। गिव द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, फॉलोइंग कंपाउंड के फॉर्मूले बनाने हैं। क्या बोल रहा है, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सिडो जिंकेट। ठीक है, पोटेशियम पोटेशियम के2 टेट्रा हाइड्रोक्सी, मतलब हाइड्रोक्सिडो, OH है, टेट्रा है, 4 लगा लेते हैं। ठीक है, और क्या है, जिंकेट, Zn, हाँ सॉरी Zn, ये कंपाउंड है। ठीक है, हेक्सा एमीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड है मतलब ये पक्का बाहर, ये जो है कैटायनिक एनायनिक अगर आप जानते होंगे तो पता होगा, क्लोराइड ये बाहर आएगा। ठीक है, और हेक्सा एमीन प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम है और क्या है, हेक्सा एमीन है। एमीन मतलब NH3, और हेक्सा है तो 6। ठीक है, ठीक है, हेक्सा है तो 6, और Cl क्लोरीन का 4। ठीक, चार्ज बैलेंस करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लेटिनम हेक्सा हेक्सा एमीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड, क्योंकि प्लेटिनम चार्ज देख लीजिए, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, इसका तो जीरो ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर +4 आ रहा है, तो इसका -4 होना चाहिए। 4, एक क्लोरीन का तो एक ही होता है, -1 होता है, तो 4 हो गया। ठीक है, चलिए, प्रोपेनोन is treated with methyl magnesium iodide then hydrolyzed. प्रोपेनोन is treated with मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड देन हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, प्रोपेनोन किससे ट्रीट किया गया है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है, ये यहां से टूटेगा, प्लस माइनस। ठीक है, इस तरफ जाएगा तो CH3 इस तरफ चला आएगा। ठीक है, फिर Mg इस तरफ चला जाएगा, प्लस फिर हाइड्रोलिसिस कर देंगे। ठीक है, हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो यहाँ पर OH आ जाएगा, मतलब ये कंपाउंड बनेगा ये। ठीक है, टर्सरी टर्सरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। बेंजीन इज ट्रीटेड विद CH3Col इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, बनेगा प्रोडक्ट C6H5COCH3, एसिटोफिनोन बनेगा, एसिटोफिनोन बनेगा। ठीक है, ये तो जनरली सबको पता ही होती है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बेंजीन इज ट्रीटेड विद CH3COCl। अच्छा, ये वाला सवाल हमारे में है नहीं। ठीक है, पॉलीमर का है, ये हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28।
ठीक है। अच्छा, CH3COOH को NH3 से ट्रीट किया गया, हीट किया है, वाटर निकल जाएगा, बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, ए प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CONH2। ठीक है। और NOBr से रिएक्शन कर देंगे तो बन जाएगा CH3NH2, डिग्रेडेशन हो जाएगा, CO2 CO2 निकल जाएगी। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, CH3NH2, तो एक कंपाउंड ये बन गया और बी कंपाउंड ये बन गया। ठीक है। अब देखिए C6H5NaNO2 FeHCl। ठीक है, FeHCl से जो है रिएक्शन करेंगे तो ये क्या है, रिड्यूस करेगा। ठीक है, क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, एनालीन बनाएगा। ए क्या बन जाएगा, एनालीन। ठीक है, एनालीन मतलब ये। ठीक है, एनालीन बन जाएगा। अब एनालीन को इससे रिएक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, क्या बनेगा, सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट, C6H5 ये बन जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट, N2+Cl-। ठीक है, ये बी प्रोडक्ट बन जाएगा, ये वाला। ठीक है, पहले एनिलीन बनेगा, फिर NaNO2+HCl, ये तो सीधा दिख रहा है डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, आप देखिए इसका CuCN से रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा Cn। ठीक है, ये ए बन जाएगा थर्ड वाले का। ठीक है, ए बन जाएगा, CuCN से रिएक्शन करेंगे डाइजोनियम सॉल्ट का तो Cn बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस करेंगे Cn का तो क्या बनेगा, हाइड्रोलिसिस कर देंगे जब हम Cn का तो COOH बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। ठीक है, Cn का हाइड्रोलिसिस करने पर। चलिए, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स, एनिलीन एंड इथेनामाइन। ठीक है। अच्छा, सीधी सी बात है, एनिलीन में अगर जो है इसका रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट से करा दे, ये एनिलीन डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म करेगा, ये नहीं करेगा, तो इसका रिएक्शन डाइजोनियम NaNO2 प्लस HCl से करा दे। ठीक है, 0 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये वाला कर लेगा। ठीक है। अच्छा, एनिलीन टू एन मिथाइल एनिलीन, एनिलीन टू एन मिथाइल एनिलीन। अच्छा, एन मिथाइल एनिलीन करेंगे तो क्या बनेगा। अच्छा, आ, इसमें जो है हम क्या करेंगे, KOH डालेंगे। ठीक है, एल्कोहलिक KOH डालेंगे, एल्कोहलिक KOH प्लस CHCl3, एल्कोहलिक KOH प्लस CHCl3। ठीक है, इससे ये क्या देगा, फाउल स्मेल। ठीक है, फाउल स्मेल, आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, फाउल स्मेल देगा। ठीक है, फाउल स्मेल देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनामीन एंड ब्यूटेन। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए, बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या करना है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का होगा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, एल्कोहल का होगा फर्स्ट। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे आपका आएगा ब्यूटेनमाइन, यही, और थर्ड नंबर पर आएगा ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गिव द प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ग्लूकोज डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट, क्योंकि ये क्या करता है, क्योंकि इसका जो CHO ग्रुप है वो फ्री नहीं रहता है, हेमी एसिटल फॉर्म कर लेता है, तो फ्री ही नहीं रहता है साइक्लिक स्ट्रक्चर में, तो ये 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता है। टू स्ट्रैंड्स ऑफ DNA आर नॉट आइडेंटिकल बट कॉम्प्लीमेंट्री, बिल्कुल सही। एडेनिन थाइमिन, ठीक है, ग्वानिन साइटोसिन के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इनके बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक, स्टार्च एंड सेलुलोज बोथ कंटेन ग्लूकोज यूनिट एज मोनोमर, येट
दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट, बिल्कुल सही। स्टार्च में अल्फा ग्लूकोज होता है और सेलुलोज में बीटा ग्लूकोज होता है। ठीक है, सेलुलोज में बीटा ग्लूकोज होता है और स्टार्च में अल्फा ग्लूकोज होता है। ये मेन जो है आपका डिफरेंस है। ठीक है, इसीलिए जो है स्ट्रक्चरली वो डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग जो है अलग अलग होती है। ठीक है, इसीलिए जो है स्ट्रक्चरली थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं। ये है नहीं हमारे में, ये भी नहीं है। ठीक है, हाँ ये भी नहीं है, मेटलर्जी वाला भी नहीं है, फिजियो एब्जॉर्प्शन केमी एब्जॉर्प्शन भी नहीं है। हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन इज अफेक्टेड व्हेन सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड? क्या है, सरफेस एरिया अगर रिएक्टेंट का रिड्यूस कर जाए, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा रिएक्शन। तो सरफेस एरिया कम, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, घट जाएगी। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन होने के लिए सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। एंजाइम भी हमारे इसी फॉर्म में एक्शन करते हैं, रेट सरफेस एरिया ज्यादा रखना पड़ता है, इसीलिए हम फूड को क्या करते हैं, चबाते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से जो है रेट ऑफ रिएक्शन भी काम करती है। कैटलिस्ट इज एडेड इन रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, अगर कैटलिस्ट जो है रिवर्सिबल रिएक्शन में ऐड कर दी जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाने से तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा ही बढ़ती है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड to be dissolved in 75 gram of acetic acid to lower its freezing point by 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1.5 डिग्री सेल्सियस। चलिए, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, मोलैलिटी। ठीक है, चलिए, डेल्टा टी एफ क्या है, कितना डिग्री चेंज आ रहा है, 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको डिग्री सेल्सियस में भी रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम चेंज निकाल रहे हैं ना, चेंज में कोई दिक्कत नहीं होती है। आप उसको चेंज ना भी करें, मतलब केल्विन में नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसको चेंज छेड़ने की जरूरत नहीं है। के एफ दे रखा है 3.9 मोलैलिटी। ठीक है, मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड टू बी डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। कौन डिजोल्व, किसमें डिजोल्व हो रहा है, एसिटिक एसिड में, मतलब सॉल्वेंट कौन है, एसिटिक एसिड। तो सॉल्यूट कौन है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो इसका वेट हमें निकालना है। मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 176 ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इंटू 1000 अपॉन 75 ग्राम। ग्राम में बदलने के लिए हमने 1000 कर लिया है। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 से डिवाइड करते हैं। 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 200। ठीक है, और 75 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ठीक है, 75 को डिवाइड करेंगे 5 से, 15 आएगा। ठीक है, चलिए 200 को डिवाइड करते हैं, फिर से एक बार डिवाइड कर लेते हैं 5 से। 5 से करेंगे आएगा 40, 5 से करेंगे आएगा 3। ठीक, और 176 176 को 2 से डिवाइड करते हैं, आएगा 88, और 40 को करते हैं आएगा 20। ठीक है, फिर 88 को करते हैं 44, 20 को करते हैं 10, 44 को करेंगे 22, 10 को करेंगे 5। ठीक है, इतना आ गया। तो ऊपर आ गया 5, ठीक है, नीचे आ गया 22 × 3। तो मतलब अगर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 1.5 ये सब ऊपर चले गए, इंटू 22 × 3। ठीक है, नीचे ये 3 था, और ऊपर वाले नीचे आ गए 3.9 इंटू 5 इज इक्वल टू वेट। अब इसको आप जो है कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 5.0, 5.0 समथिंग आएगा। ठीक है, एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। हम्म, 5.07, 5.07 इसका क्या आएगा, वेट आएगा। ठीक है, ग्राम में है तो ग्राम में रख लेंगे। ठीक, सिंपल सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन।
कैलकुलेट दी डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन। अच्छा, डेल्टा जी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई, एक सेकेंड, डेल्टा जी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस एन एफ ई नॉट। ठीक है, ई नॉट सेल। ठीक है, तो इसमें क्या ई नॉट दे रखा, नहीं दे रखा, ई नॉट तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, ई नॉट निकालना पड़ेगा। चलिए ई नॉट निकाल लेते हैं। ई नॉट ऑफ कैथोड, तो ई नॉट सेल कैसे निकलेगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा होगा। तो ऑक्सीडेशन जिंक का हो रहा है और रिडक्शन कॉपर का हो रहा है। ठीक है, और यहाँ कॉपर का कहाँ पर हो रहा होगा, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा होगा। कैसे हो रहा होगा, रेड कैट, हमेशा याद रखिएगा रेड कैट, तो रिडक्शन इन कैथोड एन ऑक्स। ठीक है, एन ऑक्स, एनोड पर ऑक्सीडेशन। तो एनोड के लिए कौन सी वैल्यू लेंगे, जिंक की लेंगे, और कैथोड के लिए कौन सी लेंगे, कॉपर की लेंगे। 0.34 माइनस, और माइनस में वैल्यू है माइनस, माइनस रख लेंगे 0.76, 0.76, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगी 1.10 वोल्ट। ठीक है, 1.10 वोल्ट आ जाएगी। अब सीधा जो है हम करेंगे डेल्टा एन एफ ई नॉट। ठीक है, डेल्टा एन एफ ई नॉट, एक सेकंड, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ई नॉट सेल हमने निकाल लिया है, एफ फराडे है 96500। ठीक है, और एन कितना चेंज आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, कितना चेंज आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। 96500 इंटू 1.10। ठीक है, इंटू 1.10। ठीक है, ये कुछ आएगा 212 ठीक है, इतना आएगा। हाँ माइनस है तो माइनस ले लेते हैं, माइनस ले लेंगे। ठीक है, ये आएगा। चलिए, एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल, पॉल्यूशन फ्री होते हैं। ठीक है, और हाई एफिशिएंसी होती है। पॉल्यूशन फ्री होते हैं और हाई एफिशिएंसी होती है ये। तो देखिए फ्यूल सेल, और आपको याद रखना है फ्यूल सेल डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी की जो रिएक्शन है, और जो उसकी है कोरोजन की रिएक्शन है, वो रिएक्शंस बिल्कुल याद ही रखनी है। लेड डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग जो है लेड एसिड बैटरी का, वो भी आपको एज इट इज याद रखना है, क्योंकि वो डायरेक्टली आ जाता है। ठीक है, out of the following predict the reason which pair will allow greater conduction of इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर वायर एट 30 डिग्री सेल्सियस और सिल्वर वायर एट 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखिए टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो कम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ठीक, 0.1 एम CH3COH सॉल्यूशन और 1 एम CH3COH सॉल्यूशन। ठीक है, मोलर कंडक्शन के ऊपर आएगा। ठीक है, तो देखिए मोलर कंडक्शन जो है उसका फॉर्मूला होता है K इंटू 1000 अपॉन मोलैलिटी। तो जिसका मोलैलिटी कम उसका कंडक्शन ज्यादा, तो मोलैलिटी इसका कम है तो इसका कंडक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, KCl सॉल्यूशन एट 20 डिग्री सेल्सियस और KCl सॉल्यूशन एट 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखिए हाई टेम्परेचर में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो देखिए क्योंकि KCl सॉल्यूशन है तो इसमें जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो उसके आयंस पे डिपेंड करेगी। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर इसमें होगा आयंस उतना ज्यादा मोबाइल होंगे। ठीक है, तो KCl सॉल्यूशन एट 50 डिग्री सेल्सियस। ड्यू 2 पॉइंट डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, आई थिंक सबको पता ही होगा और ये याद भी रखना है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जनरली बैटरीज जो होती हैं। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, बैटरीज होती है। इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी बदलते हैं। इसमें एनोड कैथोड का डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आई थिंक एनोड माइनस में होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड निगेटिव होता है। ये 2-3 डिफरेंस है, ये इसको आपको याद रखना है। Copper 1 compounds are white whereas copper 2 compounds are, copper second compounds are colored.
कलर्ड है इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कॉपर सेकंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे डी में, और इसमें कॉपर वन में नहीं है इसीलिए वो व्हाइट है। क्रोमेट्स चेंज देयर कलर व्हेन केप्ट इन एसिडिक सॉल्यूशन। क्रोमेट्स क्या करते हैं, चेंज करते हैं कलर एसिडिक सॉल्यूशन में, क्योंकि क्रोमेट जो है डाइक्रोमेट में बदल जाते हैं। ठीक है, क्रोमेट क्या है, डाइक्रोमेट्स में बदल जाते हैं इसलिए। ठीक है, जिंक कैडमियम एच जी आर कंसिडर्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट ड्यू टू फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इसमें होते हैं, इसीलिए ये डी ब्लॉक में नहीं कन्वर्ट होते हैं, सॉरी ट्रांजिशन में नहीं होते हैं, फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए जो डी एंड एफ ब्लॉक है ना, उसके पिछले 5-6 साल के रीजन बेस्ड सवाल ही आते हैं, और कुछ एक जो है वो बैलेंसिंग वाली इक्वेशंस आते हैं कम्प्लीटली, वो एज इट इज याद कर लीजिए, 7 नंबर तो आपके पक्के हैं। ठीक है, टोटल रिपीटेड सवाल आते हैं, बहुत रिपीटेड सवाल आते हैं। ठीक है, रीजन बेस और एक तो या तो फिर रिएक्शन हो जाएगी, तो 3 2 5 और 1 2 नंबर के और आ जाएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे अभी पूछ लिया था, हाई लो ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है, ऐसा सवाल आ जाता है। और ऐसा सवाल भी आ जाता है जैसे कौन सा है, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या डिफरेंसेस बता दीजिए। तो इस तरीके के सवाल बार बार रीजन बेस्ड सवाल तो ये जैसे हैं इसमें, और जो 2023 में मैंने कराए थे उसमें भी लगभग सेम ही रहते हैं, कुछ एक चेंज रहता है। ठीक है, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मूवमेंट ऑफ कोबाल्ट 2+ बाय राइटिंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट फेको। ठीक है, D7, डी में कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, 4s2 कोबाल्ट 2+ है तो यहाँ से 2 चले गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे कोबाल्ट का जो भी बनेगा। ठीक है, इसके आगे आई थिंक आर्गन आता है, तो आर्गन के आगे 4s2 3d7। ठीक है, और दूसरे वाले का कोबाल्ट 2+ का आर्गन 3d7। ठीक है, आर्गन 3d7 कोबाल्ट 2+ का आर्गन, और क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं 4s2 से, तो 3d7। ठीक है, और उसमें वो अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट करना है म्यू, तो जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है n+2 में रख के कैलकुलेट कर देंगे बस, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके बेसिस पे। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिव 3 पॉइंट डिफरेंस बिटवीन, देखिए डिफरेंस आ गया। ठीक है, आई थिंक आपको जो है याद होगा, इसको याद कर लीजिएगा, ये तो बिल्कुल टिप पर होना चाहिए आपके कि ये तो भूलना ही नहीं है, क्योंकि अगर ये सब चीजें टिप पे रहेंगी तो वहां पर कम से कम ऐसे सवाल भी आप कर सकते हैं जो याद करने वाले हैं बिल्कुल। गिव रीजन एंड सेलेक्ट वन एटम आयन विच विल एग्जिबिट आस्क्ड प्रॉपर्टी। स्कैंडियम 3+ और क्रोमियम 3+ एग्जिबिट डायमैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, कौन जो है डायमैग्नेटिक बिहेवियर करेगा, स्कैंडियम करता है क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्रोमियम और कॉपर, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, क्रोमियम एंड कॉपर में। तो क्रोमियम का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि इसका इंटर मेटेलिक जो बॉन्डिंग होती है इसमें वो ज्यादा होती है। ठीक है, इसका क्रोमियम का ज्यादा होता है। ठीक है, इसको तो आप जो है अगर आपको इसके सबके एटॉमिक नंबर याद है तो तुरंत भर के देख लीजिए, जिसमें अनपेयर्ड आ रहा है वो पैरामैग्नेटिक है, जिसमें अनपेयर्ड नहीं है वो डायमैग्नेटिक है। ठीक है, बस ये ध्यान रखिए कि डायमैग्नेटिक तब होगा जब ब्लॉक में, डी ब्लॉक में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। चलिए, out of tertiary butyl and n-butanol which will undergo acid catalyzed dehydration faster and why। ठीक है, देखो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल और एन ब्यूटानॉल में कौन जो है एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन फास्टर जाएगा, वाई। भाई टर्सरी ब्यूटाइल वाला ज्यादा जाएगा क्योंकि इसमें क्या होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, जो कि क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने की वजह से। कैरी आउट ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जेंस, फेनॉल टू सैलिसिलिक एल्डिहाइड, फेनॉल टू सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ठीक है, तो फेनॉल को क्या करते हैं,
कर लेते हैं। फिनॉल है, किसे बदलना है? सैलिसिलिक एल्डिहाइड में। देखिए Na एक्वस से ट्रीट कर देते हैं, ठीक है, तो ये Na क्या होगा, हमेशा H को ले जाता है, ठीक है, H को हटा देता है, तो ये बन गया ONA, ठीक है, ONA बन गया, ONA बन गया, ठीक। फिनॉल ही है, फिनॉल टू सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ठीक है, फिनॉल टू सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ये जो है CHO लग गया, ठीक है। अब आप देखते हैं आगे, ये बन गया आपका आयन, ठीक है। अब देखते हैं, इसको हम ट्रीट करेंगे H+ से, तो बन जाएगा OH और CHO, ये है आपका सैलिसिलिक एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड टू टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, ठीक है। चलिए, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, एक सेकेंड, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड पेन किस में बदलना है? टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, ठीक है, ईथर में बदलना है, वो भी टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, ठीक है, इथाइल ईथर, टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, क्या करते हैं, इसको जो है ट्रीट कर देते हैं, पहले ट्रीट करते हैं NaOH से। किससे ट्रीट करते हैं? NaOH से, वो भी एक्वस, ठीक है, एक्वस NaOH से ट्रीट करेंगे तो Cl हट जाएगा, ठीक है, Cl हट जाएगा तो क्या बना लेगा? देखिए ये बना लेगा, क्या बना लेगा? OH, ठीक है। जब हम NaOH एक्वस से ट्रीट करेंगे, NaOH या KOH किसी से भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, NaOH एक्वस से ट्रीट करेंगे तो ये बना लेगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, सोडियम से सिर्फ Na से ट्रीट कर देते हैं, ठीक है, Na से ट्रीट करेंगे, H हट जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। अब किससे ट्रीट कर देते हैं? इथाइल क्लोराइड से ट्रीट कर देते हैं, इथाइल क्लोराइड से ट्रीट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा? हमारा जो प्रोडक्ट आना था वो बन गया, ठीक है। प्रोपीन टू प्रोपेनॉल, ठीक है, प्रोपीन टू प्रोपेनॉल, एक्वस KOH से कर दें, प्रोपीन टू प्रोपेनॉल, नहीं होगा, एक्वस KOH से नहीं होगा, B2H6 से कर देते हैं, प्रोपीन है, ठीक है, इसको B2H6 से कर दीजिए, और परऑक्साइड के प्रेजेंस में H2O2 और H+, ठीक है, फर्स्ट ये करेंगे, सेकंड ये करेंगे, तो क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉल बन जाएगा, CH2OH, ठीक है, प्रोपेनॉल बन जाएगा, ओके बच्चों। तो ये हमारे 3 कन्वर्जन हो गए। मैकेनिज्म ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम इथीन, यही मैकेनिज्म 2023 में भी आई है, इसको ध्यान रखिएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2, पहले क्या करेंगे, कार्बोकैटायन को फॉर्म कराएंगे, ठीक है, तो आ जाएगा CH2 CH3 और पॉजिटिव, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, इसका ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा। सेकंड क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा देंगे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ये सेकंड स्टेप है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक मतलब H2O का अटैक, ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा, तो देखिए क्या बन जाएगा, CH2 CH3, ठीक है, OH
H। ठीक है। अब देखिए, अब देखिए क्या होगा, ये H डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, H प्लस निकल जाएगा। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH2OH और CH3। ठीक है। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। ठीक है। ये मैकेनिज्म है। हाँ, लास्ट बचा है, प्रिडिक्ट द रिएजेंट फॉर कैरिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जेशन, फेनॉल टू बेंजोक्यूनोन। ठीक है, फेनॉल टू बेंजोक्यूनोन। ठीक है। तो बेंजोक्यूनोन ऑक्सीडेशन कराना है, K2Cr2O7 से करा देते हैं, K2Cr2O7। ठीक है, प्लस H2SO4 या Na2SO4, वही बात है, एनिसोल टू पी ब्रोमो एनिसोल, पी ब्रोमो एनिसोल। ठीक है, ब्रोमीन। ठीक है, इन एसिड। ठीक है, इन CH3COOH। ठीक है, ये जो है ब्रोमीन से रिएक्शन करा देंगे, पैरा में बनाना है हमें। ठीक है, फेनॉल टू 246 ब्रोमीन वाटर, ये तो सभी को पता होगा लगभग, ब्रोमीन वाटर। ठीक है, ब्रोमीन वाटर। ठीक है। तो ये जो है 2022 का है, इसमें जो है ये रिपीटेड सवाल है, काफी रिपीटेड भी आता है। ठीक है। तो ये 2020 का है, 2020 का। आई होप आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। हम और भी लेके आएंगे थोड़ा सा। मैं अभी इतना यूज टू नहीं हूँ इन ऑनलाइन मोड्स का, तो अभी जल्दी से हो जाएंगे, इसलिए इतनी अच्छी राइटिंग भी नहीं है और इतना अच्छा वे ऑफ कन्वर्जेशन भी उतना अच्छा नहीं है मेरा। आई होप इन लोग आप लोगों को पसंद आया होगा। अभी हम 2019, 2018, 2015, 16 ऐसे भी सारे पेपर लेके आएंगे, फिर और भी चीजें लेके आएंगे, जैसे रीएजेंट्स कैसे कैसे हैं, कन्वर्जन एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट कन्वर्जन्स हैं। ठीक है, और कुछ क्विक रिवीजन टिप्स। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।